तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे गोमटसार जीवकान ग्रंथराज का गति महामार्गना अधिकार के अंतर्गत हम देवगति की चर्चा कर रहे हैं। कल इस प्रकार का वर्णन जो आया था कि ज्योतिषवासी देवों में से लवण समुद्र में परिक्रमा करने वाले जो सूर्य आदि देव है, वो जल के अंदर से परिक्रमा करते हैं। उनका विहार जो होता है, उनका गमन जो होता है, वो नित्य, अर्थात ऐसा नहीं कि कभी कभी या रास्ते में अगर समुद्र मिल जाए तो उसके अंदर चले जाते, नहीं, नित्य उनका जो गमन है वो पानी के अंदर से ही होता है। और इसीलिए तथ्यों के साथ में आज कुछ मैं इस प्रश्न के ऊपर शुरुआत कर रहा हूँ। कल आचार्य महाराज के सामने इसकी चर्चा आई थी, तो इसलिए मैं उन्हीं के सानिध्य में इस चीज को रखना चाहता हूँ। देखिए, कुछ चित्रों को मैं पहले आप लोगों से दिखाना चाहता हूँ। जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय किया है, अध्याय 3 का, जहां पर हमने लवण समुद्र पाताल आदि सब चीजों की चर्चा की थी, उसी के आधार पर इसका मैं उत्तर देने जा रहा हूं। अब सबसे पहली बात है, यहां से आपको मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, वो पहले देख लेना। उसमें जो चित्र दिखाया गया है उस चित्र की तरफ देखना, उसको कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा, और उसी की तरफ बढ़ना। नीचे क्या है, उसी में बहुत सारा नीचे लिखा भी है। अगर आपका उपयोग उसको पढ़ने में लग जाए तो ड्राइंग समझ में नहीं आएगी, पहले समझ लेना। देखो, सबसे लेफ्ट साइड में, बाई साइड में आपको जम्बू द्वीप की जगती ऐसा बोल करके एक बॉर्डर बनाई है, दिख रही है सबको? लेफ्ट साइड में जम्बू द्वीप की जगती, और राइट साइड में देखेंगे तो धातकी द्वीप की जगती। तो ये कहाँ का नक्शा है? जम्बू द्वीप और धातकी द्वीप के बीचों बीच जो लवण समुद्र बना हुआ है, उस लवण समुद्र का ये नक्शा है। सबको समझ में आ रही बातें? और जगती का मतलब क्या होता है? जगती का मतलब होता है बाउंड्री। जगती का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। और बाउंड्री वॉल, जैसे किसी किले को बाउंड्री वॉल होती है, वैसे हमारे पूरे जम्बू द्वीप को 1 लाख योजन का जो व्यास है, उसकी पूरी परिधि जितनी होती है, उस परिधि को जगती अर्थात बाउंड्री वॉल है। और उन बाउंड्री वॉल के बीच में 4 तोरण द्वार बने हुए हैं जगती में, प्रत्येक दिशा में एक एक द्वार है। और इसके अलावा पूर्व दिशा में 7 और पश्चिम दिशा में 7, ऐसी 14 गुफाएं बनी हुई है इस जगती में। ये गुफाएं किस काम में आती है कि इन्हीं के अंदर से पूर्व दिशा की 7 और पश्चिम दिशा की 7, ऐसी 14 नदियां इन गुफाओं के बीच में से होती हुई फिर वन समुद्र को जाकर के मिलती है। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? थोड़ा बहुत आंखों के सामने आ रहा है? हाँ, इस प्रकार से लाना। अब लवण समुद्र एक अकेला समुद्र इस प्रकार से है कि जिसका पानी जो है, लवण समुद्र का जो पानी है, ये एक जगह पर कांस्टेंट उसकी लेवल नहीं रहती है, एक जैसी एक समान लेवल नहीं रहती है। ठीक है? तो इसकी लेवल जो है ये हमेशा दोनों साइड से बढ़ती 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 बीच में शिखा के समान है। शिखा मतलब क्या होता है? जैसे कोई दो बात बन गई, एक त्रिकोण के आकार की कोई चोटी बन रही हो, इस प्रकार से बनती है। तो आपको अब ड्राइंग में क्या देखना है? तो जो सबसे बीचों बीच में एक डार्क कलर की नीली लाइन है, डार्क कलर की नीली लाइन है, ये क्या है? ये उस लेवल को दर्शाती है जो हमारी चित्रा पृथ्वी, जो द्वीप समुद्र जम्बू द्वीप की जो हमारी जमीन है, उस जमीन की लेवल दिखाती है नीली लाइन। ठीक है? उसके नीचे ऐसे दोनों साइड से उतार दिखाया, ढलान दिखाई गई है, दिख रही है काले कलर की ढलान? हाँ, ये ढलान क्या है? ये जमीन है, जम्बू द्वीप और धातकी द्वीप की जमीन ये ढलान के जैसा नीचे 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 आ रही है। इसका मतलब है दोनों साइड से ज्यादा बीच में लवण समुद्र की गहराई ज्यादा है। समझ में आ रहा है सबको? ढलान की अपेक्षा से गहराई दिख रही है। ठीक है? अब इसके ऊपर चलते हैं, वो जो बीच वाली नीली लाइन है उसके ऊपर चलते हैं। ऊपर में आपको एक लाइट ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की एक लाइन दिख रही है। सबको दिख रही है क्या? ये दोनों साइड से बढ़ते 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 आई है। तो ये है लवण समुद्र के पानी की हमेशा बनी रहने वाली, हमेशा मतलब कौन सी? सबसे कम अमावस्या के दिन जो लवण समुद्र के पानी की लेवल होती है, वो लेवल उस स्काई ब्लू कलर से दिखाई गई है। तो ये दोनों साइड से पानी है, समतल में नहीं है, दोनों साइड से पानी बीच में शिखा की जैसा आ रहा है। दिख रहा है सबको? स्काई ब्लू ये अमावस्या की लेवल है। और यही लेवल जो है ये पूर्णिमा की तरफ जैसे 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 दिन बढ़ते जाते हैं, यही लेवल यहां से उठ करके
और उठती 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 जो लाल कलर में दिखाई गई है उस लाल कलर की लेवल तक बढ़ जाती है। आ रही है बातें समझ में? तो स्काई ब्लू की लेवल से ये अमावस्या की पानी की लेवल है, जो दोनों साइड से बढ़कर बीच में शिखा बन रही है, और यही शिखा बढ़ते बढ़ते लाल लेवल तक जा रही है जब पूर्णिमा में पानी, इसी को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा में पानी सबसे ऊपर कितना आएगा? तो लाल लेवल तक आएगा। और सबसे कम पानी कौन सी लेवल तक जाएगा? तो स्काई ब्लू कलर तक जाएगा। लवण समुद्र का पानी कभी भी डार्क ब्लू कलर की लेवल में एक समान लेवल में नहीं होता। जैसे तालाब का पानी एक लेवल में होता है, वैसे लवण समुद्र का पानी कभी नहीं होता है। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना। ये विषय बहुत कम लोगों को पता होता है, और बताने वाले भी बहुत कम लोगों को पता है। आगम में लिखा हुआ है, इसकी चर्चा बहुत कम जगह पर होती है, इसलिए इसको संधि मान करके इसको सुन लेना और अपने ज्ञान में उतार लेना इस चीज को। अच्छा, अब इसके बीचों बीच में, अब देखो लवण समुद्र कितना विस्तार है उसका, एक दिशा में लवण समुद्र का विस्तार कितना है? 2 लाख योजन, है ना? जम्बू द्वीप के दुगना। तो जम्बू द्वीप 1 लाख है, तो एक दिशा में लवण समुद्र कितना है? 2 लाख दो योजन। लाख तो आपको ये बीचों बीच में 2 लाख योजन दिख रहे हैं। अब इन 2 लाख योजन में से जम्बू द्वीप की साइड से 95,000 योजन, और धातकी द्वीप की साइड से 95,000 योजन, ठीक है? ये छोड़ने के बाद बीच का जो 1,000 योजन जो है, वो 1,000 योजन में सबसे ज्यादा गहराई है लवण समुद्र की। लवण समुद्र की गहराई सबसे ज्यादा कहां पर है? बीच के 1,000 योजन में। और वही 1,000 योजन में शिखा भी सबसे उत्कृष्ट, सबसे ज्यादा होती है। ऊपर में अगर देखेंगे तो वही 1,000 योजन में है। मतलब साइड से 95,000 तक शिखा बढ़ते 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 आती है, और जब बीच के 1,000 योजन रह जाता है तो शिखा एक लेवल में हो जाती है। समझ में आ गई बात? जी। बाकी लोगों को कठिन तो नहीं लग रहा है? जो ड्राइंग में दिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? अब चलते थोड़ा सा आगे। अब ये जो लवण समुद्र है, लवण समुद्र में 4 सूर्य परिक्रमा लगाते हैं। लवण समुद्र में 4 सूर्य परिक्रमा लगाते हैं। इनमें से 2 एक परिधि में, मतलब एक गली में घूमते हैं, और दूसरे 2 दूसरी गली में घूमते हैं। मतलब दोनों एक परिधि में, परिधि समझते हैं सब लोग? वर्तुलाकार मार्ग, वर्तुलाकार मार्ग में, मंडलाकार मार्ग में, एक मार्ग में 2 रहेंगे, जैसे हमारे जम्बू द्वीप में है। एक भरत क्षेत्र के ऊपर सूर्य रहता है तो दूसरा कहाँ होता है? ऐरावत क्षेत्र के ऊपर रहता है। वैसे ही यहां पर भी है, पर ये लवण समुद्र के अंदर है, ठीक है? तो लवण समुद्र में पहले 2 सूर्य जो है वो एक ही मंडलाकार एक ही गली में चलते हैं, और दूसरे 2 दूसरी गली में चलते हैं। तो ये पहले जो 2 चलते हैं, ये इनका जम्बूद्वीप की जगती से कितना अंतर है? तो लगभग 49,999 योजन, मतलब लगभग 50,000 योजन। लगभग 50,000 योजन। कितना? जम्बूद्वीप की जगती से अंदर लगभग 50,000 योजन में उनका मंडलाकार घूमने का जगह है, ठीक है? और दूसरे 2 जो है वो जम्बू द्वीप की जगह, अब धातकी द्वीप की जगती की साइड से अंदर आकर के 50,000 योजन के ऊपर वो घूमते रहते हैं, ठीक है? तो दोनों मंडल के बीच में, दोनों गलियों के बीच में कितना अंतर बच गया? कितना अंतर बच गया? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। अरे गणित है सीधा सीधा। टोटल 2 लाख है, एक 50,000 अंदर यहां से है, दूसरा 50,000 यहां से अंदर है, तो बीच में कितना बचा? 1 लाख योजन बच गया, ठीक है? क्लियर है? अब ये 50,000 योजन के जो मंडल में जो चल रहा है सूर्य, ये कितनी, ये तो तिरछी दिशा में, आगे पीछे की दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में हो गया, किंतु नीचे से ऊपर कितने लेवल पर ये घूम रहे हैं सूर्य? 50,000 योजन तो ये समुद्र की तरफ हो गए, जमीन से समुद्र की तरफ हो गए, इस तिरछे दिशा में हो गए। किंतु जमीन से कितना ऊपर चलते हैं सूर्य? कितना चलता है ऊपर जमीन से? कल ही तो बात करी थी, 790 योजन पर तारा का विमान। तारा का विमान है क्या 790 के ऊपर? किसका विमान है? कौन बताएगा? तारा का जल्दी जल्दी जल्दी। तारा का ही 700, है। 110 योजन 790 के के अंतर्गत ऊपर। ये सारे ज्योतिष विमान है। शुरुआत होती है 790 योजन से ऊपर। तो
कल हमने इसकी बात चर्चा करी थी कि सबसे नीचे तारा का विमान है 790 योजन के ऊपर, और इससे 10 योजन ऊपर जाएंगे तो सूर्य का विमान है। मतलब सूर्य का विमान कितना ऊपर चला गया जमीन से? 790 प्लस 10 योजन चला गया, 800 योजन चला गया। सही बात है। तो सूर्य कौन सी लेवल पर घूम रहा है जमीन से? 800 योजन पर घूम रहा है। मतलब ड्राइंग में कहां पर घूम रहा है वो? नीली लाइन से, बीच की जो डार्क लाइन है, जो जमीन की लाइन है, चित्रा पृथ्वी की लाइन है, इससे 800 योजन ऊपर घूम रहा है। बात ठीक है? सबको क्लियर है? हाँ। अब वो कितना अंदर है? 50,000 योजन अंदर है। ठीक है ना? अब देखो, 95,000 योजन तक तो शिखा बढ़ती 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 जा रही है, पानी बढ़ते बढ़ते जा रहा है। दिख रहा है सबको? तो 50,000 योजन मतलब कहां हो गया? 95 का लगभग आधा हो गया, मोटा मोटी में समझने के लिए। 50,000 मतलब 95 के आधा हो गया। मतलब 95,000 योजन अंदर जाने के बाद में शिखा जितनी है, कम से कम कितनी है? अमावस्या के दिन 11,000 योजन ऊंची है। तो ये बिल्कुल लीनियर, मतलब बिल्कुल समान रूप से ये बढ़ती जा रही है। तो 95,000 योजन में जाने के लिए उसके बाद में वो 11,000 योजन होती है, तो उसके बीच में 50,000 योजन में कितनी हो जाएगी शिखा? शिखा कितनी हो जाएगी? गणित समझ में आ रहा है सबको? अगर जम्बू द्वीप की जगती से 95,000 योजन तक जाने के बाद अगर शिखा पानी की लेवल 11,000 योजन होती है, तो 50,000 योजन पर पानी की लेवल कितनी होगी? त्रैराशिक है ये, गणित का विषय है, बेहद सीधा सीधा है। 5 रुपए को 2 आम तो 10 रुपए को कितने? अरे बोलो। किसी जमाने में मिलते थे, अब नहीं मिलते। 4। ऐसे गणित आया कि नहीं आया? वैसे अगर 95,000, मान लो मोटा मोटी में 1 लाख योजन पकड़ लो, उसमें शिखा कितनी बढ़ गई है? 11,000। तो उसके आधे डिस्टेंस पर आधी शिखा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी पानी की लेवल? तो 11,000 की जगह पर 5,500 योजन हो जाएगी। हाँ या ना? हाँ। तो 50,000 योजन अंदर जम्बूद्वीप के बाउंड्री से पानी की लेवल कितनी है? 5,500 योजन। मतलब हमेशा लवण समुद्र का पानी वहां पर, जमीन वहां पर समतल से 5,500 योजन ऊपर है। और सूर्य कौन से ऊंचाई पर घूम रहा है? 800 योजन के। पानी कहां पर है? 5,500 योजन तक पानी है, और सूर्य कहां घूम रहा है? 800 योजन की लेवल में घूम रहा है। तो सूर्य कभी पानी से बाहर आएगा क्या? आएगा क्या? नहीं आएगा। वैसे ही आगे के 2 सूर्य जो जम्बू द्वीप की जगती से 50,000 योजन अंदर है, वहां पर भी पानी की लेवल कितनी होगी? ऐसी होगी, 5.5 के आसपास, 5,500 योजन के आसपास पानी की लेवल होगी। और वहां पर भी सूर्य कितनी लेवल में घूमेगा? 800 योजन की लेवल में घूमेगा। तो क्या वो पानी से बाहर आ पाएगा क्या? तो हमेशा वो पानी के, तो लवण समुद्र के चारों सूर्य हमेशा पानी के अंदर से ही चलते हैं, लवण समुद्र के पानी के अंदर चलते हैं। गणित से ये सिद्ध होता है। बातें सबको समझ में आ रही है क्या? ये सरवार सिद्धि के समय भी हमने बहुत डिटेल्स में इसको समझाया था, आज भी वापस आपको बताया है। ठीक है, चलिए, आप लोगों के समझ में आया होगा इस प्रकार की धारणा के साथ में मैं आगे बढ़ता हूँ। महाराज जी, इसके ऊपर कोई चर्चा और करनी है आगे? जी पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही महाराज जी, आ रही। आदि पुराण में जब भरत चक्रवर्ती के दिग्विजय का वर्णन आता है, हम्म। तो लवण समुद्र के अंतर्गत जो देवों के कुछ ऐसे दरबार वगैरह है, द्वीप। जहाँ पर भरत चक्रवर्ती अपना बाण छोड़ते हैं हम्म। और देवों के दरबार में जाकर के वह बाण गिरता है, और उसके बाद देव आकर के भरत चक्रवर्ती का सम्मान करने के लिए उस समुद्र से बाहर आते हैं। तो इससे क्या ये अर्थ लगता है कि लवण समुद्र में भी देवों के भवन अथवा उनके आवास निवास वगैरह है? बिल्कुल गुरुदेव, इस पे बिल्कुल वर्णन आता है, जैसे कि वर्तनु द्वीप है, जैसे कि इनका भी चित्र मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर इसी पीडीएफ में वो अवेलेबल है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इन सब द्वीपों के नाम भी आते हैं। जी वो आते हैं। वैसे
माने अब सामान्य मेरे जैसे बुद्धि अ, जिनकी चलती है उनको ये जिज्ञासा हो सकती है, क्या उस दरबार में पानी नहीं पहुंचता है क्या? देवलोग भीगते नहीं क्या? पानी यहाँ में पर डूबते नहीं क्या? यहाँ पर बिल्कुल बहुत समझने जैसी बात है। यहाँ पर से मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट, एक ही मिनट दीजिए मुझे। अब सबसे पहली बात तो ये है कि कहाँ चला गया। हाँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पानी की शिखा जो है ये साइड से बढ़ती 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 जा रही है, और जिन द्वीपों का नाम आप ले रहे हो महाराज जी, वो 12 योजन अंदर तक ही इस चक्रवर्ती जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते हैं। तो 12 योजन के बाद में ये जो है उनका रथ जो है ये 12 योजन के तक ही पानी पर चलता है, और वहां पर जाकर के वो बांध छोड़ते हैं। तो ये द्वीप जहां पर भी है ये बहुत अंदर नहीं है। अगर हम लोग कुंभो भूमि की भी अगर हम लोग चर्चा करें, तो कुंभो भूमि का भी जब वर्णन आता है तो कुंभ भूमि की जो जो जगती के यहां से लेकर के कितना अंदर है कुंभ भूमिया, तो अगर हम वो देख लेते हैं तो कुंभ भूमि से भी 500 योजन की दूरी पर फिर, जी और उनकी भी 100 योजन विस्तार वाली जो मुख्य चार भू भूमियां है, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर वाली, ये 500 योजन दूर जाती है। तो 500 योजन दूरी पर पानी की शिखा कितनी बढ़ेगी, पानी की लेवल कितनी बढ़ेगी, अगर इसका विचार करें तो वहां पर वो जो द्वीप है उन द्वीपों की ऊंचाई इस प्रकार से है कि वो पानी के अंदर नहीं है, वो पानी के ऊपर है। और इसको भी बिल्कुल बढ़िया से इसको भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 500 योजन दूर की अपेक्षा से यहां पर जम्बूद्वीप की जगती, और कुछ जो है वो 550 योजन है। मतलब 500 से 550 योजन दूर तक जाकर के, या 600 योजन सबसे अंतिम वाली जो है दर्पण मुख वगैरह जो जिनके नाम आते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 600 योजन दूर है। तो 600 योजन दूर तक जब हम अगर देख लेंगे, जैसे यहां से भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। माने मुझे जानना यह था कि उन देव भवनों में, देव विमानों में वहां पानी नहीं पहुंचता है क्या? वो भीगते नहीं, हाँ, डूबते नहीं क्या? इस प्रकार से इसका वर्णन, पानी के अंदर का वर्णन वहां पर नहीं आता है। तो मुख्यतः से ये 12 योजन अंदर तक जाकर के जो चक्रवर्ती बांध चलाते हैं, तो ये उनके जो टापू है, उनकी जहां जहां पर ये वर्तनु द्वीप, मागध द्वीप ये जो बने हुए हैं, तो इन द्वीपों के जो अंदर बने हुए हैं, और बहुत सारे पर्वतों के भी नाम आते हैं कि वो द्वीपों के ऊपर पर्वत है, उनके ऊपर भी उनके भवन आदि जो बने हुए हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, कि तो कहीं पर ये वर्णन नहीं आया कि क्या वो पानी के अंदर है या पानी के ऊपर है। इस प्रकार से वर्णन इनका नहीं आता है। पर अगर हम जी गणित के हिसाब से देखने के लिए जाएंगे, तो 95,000 योजन जाने के बाद में 11,000 योजन, तो पर योजन कितना होता है अगर हम देखेंगे, तो 11,000 डिवाइडेड बाई 95,000 इस प्रकार से आएगा। एक मिनट, 11,000 डिवाइडेड बाई 95,000, महाराज ये 0.115, मतलब 0.115 जो है ये योजन आएगा। मतलब पानी की शिखा पर किलो पर योजन 0.11 योजन ऊपर चढ़ती है, और इसको हम 600 के हिसाब से गुना करेंगे तो वहां पर 70 योजन तक पानी की शिखा आ रही है। 69.47 शतांश इस प्रकार से आ रही है। मतलब 70 योजन तक पानी की शिखा है 600 योजन अंदर जाने के बाद। तो ये 70 जी योजन तो कुछ भी पानी नहीं है उतना। तो कोई अगर मान लीजिए कोई पर्वत आदि जो द्वीपों के ऊपर होते हैं, उन द्वीपों के ऊपर, पर्वत के ऊपर वगैरह सारी रचना इनकी हो सकती है। जी तो इस प्रकार से इसको हम लोग देख सकते हैं। बात सबको समझ में आ रही क्या बातें? हाँ, तो अब महाराज जी जिनका जिक्र कर रहे थे वो भी यहां से मैं आपको दिखा दूं कि एक मिनट, ये शायद नक्शा आप लोगों ने बहुत जगह पर देखा होगा, ये बहुत सारे ग्रंथों में भी है। और इसको थोड़ा सा एक दिशा में थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाऊं आपको।
अब दोनों प्रकार की जगती चित्र दिख रहा है आपको। बीच में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप की जगती जो है वो पीले और मरून कलर के दो शेड में दिखाई, देखो जैसे ईंटें लगी हुई हो, तो एक वहां पर बाउंड्री बनी है। और सबसे बाहर की जो बाउंड्री उसी प्रकार की बनी है वो जम्बू द्वीप के, ये धातकी द्वीप की है। और बीच में नीले कलर का जो दिख रहा है आपको वो लवण समुद्र है। ठीक है। और सबसे बीच में जो डॉटेड लाइन में आपको जो दो लाइनें दिख रही है पूरे मंडलाकार, ये क्या है? ये बीच का 1,000 योजन का एरिया है जहां पर लवण समुद्र सबसे गहरा है। और पाताल भी वहीं पर है। वो 1,000 योजन का जो बीच वाला समुद्र का जो भाग है दो डॉटेड लाइन से, पाताल भी वहीं पर है। ठीक है। पाताल मतलब क्या है? बड़े बड़े लवण समुद्र के अंदर गड्ढे बने हुए, उनको पाताल कहा गया है। ठीक है। कुएं के जैसे बड़े बड़े बने हुए, तो वो भी वहीं पर है। अब ये आपको चांद के आकार का वहां पर कुछ दिख रहा है, सबको दिख रहे हैं क्या? सूर्य के आकार के दिख रहे हैं, तो ये सारे द्वीप है। इनके नाम सूर्य द्वीप, चंद्र द्वीप इस प्रकार से दिए गए हैं। और फिर आपको बीच में देखो 3 नंबर दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है। फिर बीच में यहाँ पर नीचे 3, 2 ऐसे नंबर भी दिख रहे हैं। और सबसे बीचों बीच में लाल में 1 नंबर नीचे दिख रहा है और ऊपर में 1 नंबर दिख रहा है। दिख रहा है क्या? बहुत सुंदर। ये जो है ये मुख्यतः से ये सब द्वीप है और कुबो भूमिया है। तो ये द्वीप और कुबो भूमिया यहाँ पर है। ठीक है। बहुत नजदीक में है ये अगर हम पूरा लवण समुद्र, और फिर भी ये टू द स्केल नहीं है, तो 2 लाख योजन में से बिल्कुल 600 योजन बहुत कम है। तो मोटा मोटी में जगती के नजदीक ही है, जम्बूद्वीप की जगती के नजदीक है। और दूसरे ये वहां पर 48 कुबो भूमिया जो है वो जम्बूद्वीप की जगती के नजदीक है। और फिर मतलब 24 इधर है, और 24 कहाँ है? धातकी द्वीप के जत्ती के नजदीक में है। और फिर ऐसे ही 48 कालोद समुद्र के अंदर 48 हो जाएगी। तो ये दोनों जत्तियों के नजदीक नजदीक में ये सारी कुबोग भूमिया और सब सारे जो द्वीप है ये। अब देखिए सूर्य द्वीप और चंद्र द्वीप ये जो है ये ऑलमोस्ट बीच में है। मतलब ये हो सकता है 70-80 हजार योजन अंदर आने के बाद है जहां पर शिखाएं बड़ी बड़ी है। और ये शिखाएं भी अगर बड़ी बड़ी है तो भी ये इन द्वीपों के बारे में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि ये द्वीपों की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि द्वीप तभी तो उनको द्वीप कहा गया है जब इनको चारों तरफ से पानी ने अगर घेरा है, तभी तो जाकर के वो जमीन द्वीप कहलाएगी। नहीं तो क्या है, वो जमीन समुद्र के अंदर दब जाएगी। तो ये इनको द्वीप कहा गया है, इसका मतलब है कि ये नीचे की जमीन के साथ लग करके इतनी ऊपर उठी हुई जमीन है कि वो पानी से बाहर आती है। इस प्रकार का वर्णन, इस प्रकार का तर्क हमें करना होगा। ठीक है। पंकज जी, हाँ महाराज जी। ये जो ड्राइंग बनाया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये नक्काशा बनाना इतना सहज सरल नहीं है। इसमें गणित भी है और जो है भूगोल का ज्ञान इसके साथ साथ बहुत बढ़िया जो क्या ये कला है। माने 3 लोग का नक्काशा के अलावा 2.5 का नक्काशा जिनको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, और माप प्रमाण इन सब को लेकर के जो बनाया है, शायद ये ललिता ने बनाया लगता है। ये हाँ ये कोई मतलब ये मेरे ख्याल से जैन कोश पे बना हुआ है, विकास जी ने शायद, या पता नहीं। ललिता दीदी आपको पता है कि किसने बनाया है ये? अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ हाँ भैया, वंदा महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने कम से कम हजारों सेट सबके पास भेजे हैं। ज्ञानमती माता जी के यहाँ जब कुंठुहरा नाथ का पंचकल्याणक हुआ था उस समय 1,000 पीस यानी 5-5 के 200 सेट गए थे। माता जी ने बुला के सम्मानित भी दीदी किया ये बनाया थे। किसने है? ये बनाया किसने है? हाँ, मैं बनाई हूँ भैया, 10 नक्शे बनाई हूँ, 10 जैन भूगोल के 10 नक्शे बनाई हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया। और ये बना हवाई फिर द्वीप, आपने प्रिंट करवा के सब जगह पर भेजे हैं? प्रिंट भैया बहुत बड़े बड़े, बहुत बहुत अच्छा प्रिंट बना करके, काफी महंगा पड़ता है 10 नक्शे का सेट। तो जो भी मेरे पास फोन आता रहता है भैया, अभी कम से कम 15 जगह गया है नक्शा। और एक जयपुर में तो कोई एक विद्वान है मेरे ख्याल से, उनका भी नाम मेरे पास आया था, मेरे ख्याल से मेरे पास लिखा होगा, क्योंकि इनकी सूचना भी मुझे ये माता जी के नक्शा यहाँ पर मेरा मिली भैया, थी। हाँ ये नक्शा पूरा मेरा भैया है, क्योंकि ये सारे कलर्स वगैरह मेरे। तो एक 10 नक्शे का जयपुर, सेट है, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल दीदी। मैं भेजूं जयपुर भैया में, आपको? जयपुर में एक डॉक्टर गोधा जी करके है। जयपुर में एक डॉक्टर गोधा जी करके है, वो भी हाँ मैप्स बनाते हैं। अच्छा। ऐसी ऐसी चीज हमको पता चली थी हाँ वहां माता जी के यहाँ से। बहुत बहुत अनुमोदना है तो दीदी, आप अगर लोगों ने भैया इस प्रकार का कार्य किया है। बहुत बहुत भेजो अनुमोदना है। भैया, भेजो भेजो भैया आपको या महाराज जी को भेजो। 10 हाँ नक्शे का बिल्कुल। 75 का नक्शा भैया, आप पूरा हमें परफेक्ट है।
सुनो सुनो एक मिनट, अगर सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कॉपी में होगा तो आप हमें भेज दीजिए ताकि हम उसका अलग अलग जगह पर उपयोग कर सकें। ठीक है, ठीक है आचार्य महाराज जी जी को भेज बताएंगे दूं तो किस प्रकार पूरा की। सेट। अच्छा, आचार्य श्री को भेज दूं ऐसा सेट, उनका एड्रेस आप दे दो तो मैं वहाँ कोरियर करवा दूंगी। हाँ मैं भिजवा दूंगा, आचार्य श्री से बात करवा आचार्य के श्री के आपको पास। भेज दूंगा। ठीक है, दीदी आप पंकज जी को हाँ भेज मैं कोरियर दीजिएगा कर दूंगी। ताकि सभी को मिल जाएगा, जो भी क्लास में सम्मिलित होते सब तक पहुंच जाएगा। सॉफ्ट कॉपी दीदी आप हमें सॉफ्ट कॉपीज ठीक, भेज वो दीजिएगा, सॉफ्ट कॉपी भेज देना। सॉफ्ट कॉपी तो ठीक है भैया, आचार्य श्री तो सॉफ्ट कॉपी से नहीं रख पाएंगे। आचार्य श्री को मैं चाह रही थी कि देखते वो कैसे बने में नक्शे बड़े बड़े, हाँ सही बात तो है दीदी, सेट बट भेजना चाह रही थी एक आचार्य बात श्री समझ को। लेना, एक हाँ बात समझ लेना, साधु विहार में किस प्रकार से इनको विहार करवाएंगे, इतने बल्कि जो बड़े बड़े हैं उसका विहार नहीं भैया, होता है। बहुत आजकल अच्छी, पीडीएफ के फॉर्मेट में, बहुत अच्छी पैकिंग है। हाँ भैया, वो पीडीएफ समझ चलो हम गई आपको ना, बता देंगे लेकिन वो ललिता दीदी, बहुत आपको अच्छी बता देंगे, पैकिंग। ठीक है ललिता दीदी, हम आपको बता देंगे, आप हमें पहले ठीक सॉफ्ट है कॉपी भैया, भेज देना। ठीक है भैया। ठीक है, फिर हम आचार्य तो से बात करके कैसी व्यवस्था बनती है वैसे हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए, सौभाग्य हम सबका भी है कि ऐसे स्वाध्याय हम सबके साथ में जुड़े हुए हैं कि जिन्होंने इस प्रकार की चीजें बनाई हुई है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के ये जो नक्शे है ये बहुत बढ़िया है। हाँ, इसके ऊपर से जो पाताल के वगैरह जो ड्राइंग वगैरह जो बनाए हैं वो फिर हम लोगों ने अपने यहाँ पर कुछ बनाए थे, जो पहले मैंने आपको लवन समुद्र का दिखाया था, या फिर ये जो दिखाए वो बहुत बिल्कुल छोटे छोटे बना करके दिखाए हैं, ये ड्राइंग में बना करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए, ये भी लवन समुद्र के पाताल, ये भी बहुत सुंदर, ये त्रिलोक भास्कर में ये दिया गया है। हो सकता है कि माता जी ने भी ये कहीं से उसका उपयोग में लाया है, ये भी हो सकता है कि ये दीदी लोगों का ही होगा। एक मिनट मैं आपको वो भी दिखा दूं। तो ये हमने सरवार सिद्धि की जो पीडीएफ बनी हुई है, सरवार सिद्धि के पीडीएफ में इन सबका उपयोग किया है, तो आप लोगों को उस पीडीएफ के द्वारा भी ये मिल जाएगा। इसका भी ग्रंथ बहुत जल्दी छपेगा, भावना भाई ये जल्दी छपेगा, बहुत बड़ा कार्य वो लंबा होते जा रहा है, बट खैर उसका संशोधन पूर्ण हो चुका है, उसकी त्रुटियां जो है वो त्रुटियां निकल करके पूर्ण हो चुकी है उसकी, तो अब जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बस यह से हम ये एक पाताल वगैरह के जो चित्र है, बहुत अच्छे अच्छे चित्र इस पे दिए गए हैं। जैसे ये लवण समुद्र के पाताल है, तो इनकी भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, और इस सबका, इन सबके वीडियो, इन सबके ऑडियो उपलब्ध है कि इसको कैसे पढ़ना है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है, एक एक चीज की जो इंफॉर्मेशन है उसमें है। तो सामने अगर आपके पीडीएफ होगी और अगर आप उसको सुन रहे हो तो ये बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको अभ्यास कर सकते हो। बहुत कम जगह पर आपको ये चीजें जो है ये देखने के लिए मिलती है। ये देखिए, ये लवण समुद्र के पाताल पूरे डायमेंशंस के अपेक्षा, क्योंकि बहुत लोगों को समझता नहीं है, अरे बीचों बीच में पाताल है तो क्या वो नरक में भी जाता है क्या, पंकभाग में भी घुसता है क्या, खरभाग में भी होता है क्या। इसका एक चित्र आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि किस प्रकार से ये खरभाग के कहाँ है, पंकभाग के कहाँ पर है। तो ये पूरा अगर हम गणित के द्वारा अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक विषय हुआ। अब कुछ और प्रश्न है जो हमें आए हैं। एक प्रश्न आया है रेखा दीदी का। रेखा दीदी आपने पूछा है कि ज्योतिषवासी देवों के विमान पृथ्वी का एक होते हैं और उसमें जीव पृथ्वी का एक रहते हैं, ये समझ में नहीं आया। देखो दीदी, सबसे पहली बात है कि विमान जो है ये पृथ्वी का एक है, अर्थात पृथ्वी से बने हुए हैं। ठीक है, ये और वो पृथ्वी है, वो योनिभूत है। योनिभूत मतलब क्या है कि उसमें जीव जाकर के जन्म ले सकते हैं, उसके लिए तैयार है। तो जो पृथ्वी का एक जीव है वो उसमें जाकर के जन्म लेते हैं और उस पृथ्वी को ही अपना शरीर बना लेते हैं। अब इन जीवों का उद्योत या तो आतप, इन दोनों में से एक का उदय रहता है। अगर आतप है वो सूर्य के विमान में जन्म लेते हैं, उद्योत वाले हैं वो बाकी चंद्रमा आदि के
विमान की पृथ्वी, विमानों में जन्म लेते हैं। विमानों में मतलब विमान का जो पूर्ण गोलाई है वहां पर। अब ये गोलाई का अर्थ क्या लेना है, ये विमान कैसे दिखते हैं, इसका भी कुछ फोटोग्राफ्स हम देख लेते हैं। एक मिनट। अब आपके सामने मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। दिख रहा है सबको नीचे? ये वहां के फोटोग्राफ्स है, ये हस्तिनापुर में त्रिलोक रचना में अगर आप जाओगे तो इस प्रकार के वहां पर आप देख सकते हो, उसी के ये फोटोग्राफ्स है। तो ये फोटो में आप देख सकते हो कि ये नीचे गोलाकार दिख रहा है, अर्ध गोलाकार, जैसे कोई संतरा आधे से कटा हुआ है। ठीक है, तो ये आधा दिख रहा है, तो ये विमान है। ये अर्ध गोलाकार दिख रहे हैं, वो विमान है। और उसके ऊपर जो समतल भाग है, सपाट भाग है, उसके ऊपर उन देवों की नगरिया, उनके भवन है। वो आप ऊपर देख रहे हैं, भवन में एक साइड में देव, एक साइड में देवी, दोनों के भवन दिख रहे हैं। और बीच में अकृत्रिम चैत्यालय भी दिख रहा है। ठीक है ना? तो ये रचना ऊपर के समतल भाग में होती है। तो वो देव और देवी जो है वो ज्योतिषवासी पंचेंद्रिय सैनी देवगति के जीव है। उनके बीच में अकृत्रिम चैत्यालय है जिनमें जिन प्रतिमा है। और नीचे जो गोलाकार है वो पृथ्वी कायिक है, और उनमें उस पृथ्वी कायिक आकार में जाकर के जीव जन्म लेते हैं, एक केंद्रीय पर्याय वाले। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझना। क्लियर है सबको? हाँ प्रमोद जी। प्रमोद जी बोलिए, अनम्यूट हुआ है। नहीं मैं तो वो दीदी से बात करना चाहता है, एक शायद मुझे चाहिए था दीदी को, इसलिए बोल। अच्छा ठीक है, ललिता दीदी का अगर आपको चाहिए मैं नंबर भिजवा दूंगा आपको, आप बात कर लेना। ठीक। ठीक। ललिता दीदी आपकी परमिशन हो तो हम आपका टेलीफोन नंबर बाकी उनसे से शेयर कर सकते हैं। आप प्लीज हमें परमिशन भेज देना। ठीक है, चलिए। तो सबके समझ में आ रही है ज्योतिषवासी देवों के बारे में? अभी और कुछ इंफॉर्मेशन बाकी है, हम उसकी चर्चा करेंगे ज्योतिषवासी देवों की। चलिए एक एक चीज को समझ लेते हैं। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ये जो विमान है, इनकी जो मोटाई है, मतलब ये जो मोटाई समतल भाग से नीचे जहां पर अर्धगोलाकार है, ये सबसे ज्यादा जो मोटाई है वो अपने अपने विस्तार से आधी आधी है। मतलब क्या हो गया? उदाहरण के लिए अगर मान लो कोई विमान 1000 योजन का है, विस्तार 1000 योजन का व्यास है, तो उसकी मोटाई कितनी होगी? 500 योजन होगी। ठीक है, तो ये परफेक्ट हेमिस्फीयर के जैसा ये हो जाएगा। अब आगे कहते हैं राहु का विमान। राहु का विमान, क्योंकि अभी ये जो सारे विमान आए थे, तारा, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, बुध, शुक्र, गुरु, मंगल, शनि, ये जो एक 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 ऊंचाई पर आ रहे थे, यहां पर अभी भी राहु और केतु, इनके विमानों की चर्चा नहीं हुई है। तो ये राहु और केतु के विमान कहाँ चलते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि राहु का विमान चंद्र के विमान के नीचे और केतु का विमान सूर्य के विमान के नीचे स्थित होकर के उसी के साथ में चलते रहता है, उन्हीं की अपनी अपनी परिधि में चलता रहता है। कितना नीचे रहता है? तो 4 प्रमाणांगुल नीचे रहता है। कितना नीचे रहता है? 4 प्रमाणांगुल नीचे रहता है। और इसी से राहु और केतु के विमान हर 6 महीने में पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन क्रम से चंद्र और सूर्य के विमान को आच्छादित करते हैं, क्योंकि दोनों की गतियां अलग अलग है। सूर्य के विमान की गति अलग है और सूर्य के नीचे चलने वाले राहु के केतु के विमान की गति अलग है। चंद्र की विमान की गति अलग है, राहु के विमान की गति अलग है। तो दोनों अपने अपनी गति से चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो एक परिधि में चल के हुए एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। तो एक दूसरे के नीचे आने के लिए 6 महीने लगते हैं। तो ये इसीलिए हर एक 6 महीने में, मतलब राहु का विमान और चंद्रमा का विमान, ये एक दूसरे के नीचे 1 वर्ष के बाद में आएंगे। तो 6 महीने में पूर्णिमा में चंद्र का ग्रहण होता है और बाद में सूर्य का ग्रहण होता है। इस प्रकार से समझना, मतलब हर 6 महीने में पूर्णिमा एवं अमावस्या को क्रम से चंद्र और सूर्य के विमानों को आच्छादित करते हैं, अर्थात इनके इनके ग्रहण लग जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रहण की प्रक्रिया आगम में इस प्रकार से समझाई गई है। हाँ प्रभु जी, प्रश्न है, पूछिए। तो ये आपने बताया 4 प्रमाणांगुल नीचे से, तो उसमें बस्तियां नहीं है क्या उस केतु के विमान में? तो वो कैसे, मतलब उतना डिस्टेंस कैसे मेंटेन होता है? अगर क्या क्या बस्तियां होता है?
अगर केतु के विमान में भी तो बस्तियां होंगी ना, वहां भी देव मतलब रहते तो होंगे देव उसमें भी। हाँ, तो उनके ध्वजदंड से ऊपर लगा लेना। तो वो 4 प्रमाणांगुल तो बहुत कम हुआ ना, मतलब उतना मतलब नहीं, जनरल। प्रमाणांगुल बहुत बड़ा होता है ना, 500 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन देवों के तो जो महल बताए वो तो और काफी ऊंचे बताए हैं ना, मेरा तो मतलब उनके जो। ध्वजदंड से ऊपर लगा लेना, हम यही कह रहे हैं, उनके अच्छा, ध्वजदंड से ऊपर लगा लेना। ठीक है, ठीक ठीक है ठीक ना? जैसे अपना ठीक। मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत से ऊपर एक बाल का अंतर बता करके सबसे इंद्रक विमान, पहला इंद्रक विमान है, वो चूलिका से मानेंगे उसको। चूलिका से मानेंगे, इस तरीके से। ठीक। ठीक है। अब आचार्य भगवान आगे, अब यहाँ पर किरणों का कारण कह रहे हैं, इसकी चर्चा तो हमने करी है कि ये जो सूर्य का विमान है, सूर्य का विमान स्वयं ठंडा है, सूर्य का विमान स्वयं ठंडा है। तो सूर्य के विमान को हाथ लगाएंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, ठंडा लगेगा, किंतु उससे जो किरणें निकल रही है वो किरणें स्वयं गर्म है, किरणें जो है वो गर्म है। तो इसीलिए वहां पर उसके सूर्य के जो प्रकाश आता है उसके साथ में हमें उष्णता भी मिलती है। इस प्रकार को हमें समझना है। आचार्य भगवान कहते हैं कि ढाई द्वीप के अंदर तक ही ये ज्योतिषवासी जो विमान है, ज्योतिष विमान जो है, ये भ्रमण करते रहते हैं, ढाई द्वीप के आगे ये सर्व के सर्व स्थिर माने जाते हैं। अब ये और एक चित्र में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि इसके नक्शे हमने अपने ऑटोकैड में इंजीनियरिंग ड्राइंग में डाल करके बनाए थे, क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि जैसे जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप में जो सूर्य की गलियां है, वो सूर्य की गलियां किस प्रकार से होती है। तो इसको समझने के लिए हम आपको ये चित्र दिखा रहे हैं। हाँ, ललिता दीदी के चित्र के इतने सफाईदार नहीं है, पर कुछ बनाने का प्रयास किया है ताकि समझ में आ सके। देखो ऊपर आपको क्या दिख रहा है, तो हिमवान पर्वत है, हिमवान पर्वत के बीचों बीच में पद्म सरोवर है, पद्म सरोवर से दो नदियां निकली हुई है। ठीक है। और वो जाकर के नीचे लवण समुद्र में मिल रही, लवण समुद्र सबको दिखाई दिया। तो लवण समुद्र और ऊपर का जम्बू द्वीप, इनके बीच में जम्बू द्वीप की जगती है, जो अभी पहले चित्रों में हमने देखी थी, यहां पर जगती बिल्कुल एक लाइन से दिख रही है। ठीक है। अब इससे अंदर उस जगती से जम्बू द्वीप की जमीन की तरफ कितना अंदर जाना है, 180 योजन जाना है। कितना जाना है, 180 योजन जाना है। तो 180 योजन अगर अंदर जाएंगे तो वहां से सूर्य परिभ्रमण कर रहा है। सूर्य का विमान कहां से परिभ्रमण करता है, तो सबसे अंदर जब सूर्य आएगा जम्बूद्वीप की तरफ, तब वो 180 योजन महज जगती से अंदर आता है। और जब वो परिभ्रमण करते 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 बाहर 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 जब चला जाता है, तो लवण समुद्र के ऊपर भी चला जाता है, लवण समुद्र के ऊपर चला जाकर के जब वो 330/48.61 योजन, मतलब 330 योजन मान करके चलिए, क्योंकि 48/61 क्या है, ये सूर्य के बिंब का, उस विमान का व्यास है, उसका विस्तार है। तो मोटा मोटी में टोटल आभ्यंतर गली से लेकर के बाह्य गली तक 510 योजन तक का ये विस्तार माना गया है। समझ में आ रही है बातें। 180 योजन ये जमीन के ऊपर घूमता है और 330 योजन मोटा मोटी में पानी के ऊपर घूमता है। ठीक है। अब आप कहोगे कि ये 330 योजन में वो पानी के अंदर जाता है कि नहीं जाता है। प्रश्न समझ में आया। ये 330 योजन तक तो वो लवण समुद्र के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा सूर्य, हमारा मतलब जम्बूद्वीप वालों का सूर्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या वो पानी के अंदर जाता है क्या, अभी अभी शिखा देखी थी हमने, तो वो पानी के अंदर जाएगा क्या। चलो इस प्रश्न के ऊपर अब चर्चा हो जाए, क्या वो पानी के अंदर जाएगा। कितने लोगों को लगता है कि जाएगा। शेखर दीदी आपको लगता है जाएगा पानी के अंदर। अनम्यूट किया है, बोलिए कैसे। अनम्यूट करिए दीदी। शिखा जो है बहुत बड़ी है, मतलब ये 500 योजन तक जो शिखा आएगी उसका हाइट ज्यादा है शिखा की। देखो अभी हमने कुछ समय पहले एक योजन को 0.11, एक योजन मतलब 600 योजन जब जाती है तो 70 योजन तक पानी की शिखा आती है, ऐसा देखा था।
का कितना 600 योजन अंदर जाएंगे तो 70 योजन की शिखा आती है, ऐसा देखा था। तो 330 योजन जाने के बाद कितनी आएगी, मोटा मोटी में 35 योजन तक की शिखा आएगी। पानी की लेवल कितनी बढ़ी हुई है, समतल से 35 योजन बढ़ी हुई है। और हमारा सूर्य कितनी ऊंचाई पर चलता है, 800। 800। तो पानी के अंदर जाएगा क्या, गणित है कि नहीं है, समझ में आती क्या बातें, आप सब लोगों को समझ में आ रही क्या बातें, पारस जी क्लियर हो रहे हैं क्या, पारस पत्नी साहब समझ में आ रही है बातें, आपको अनम्यूट कर रहा हूं। पहली गली में नहीं जाएगा। 330 योजन में तो सबसे अंतिम गली है, उसके आगे तो जम्बू द्वीप का जाएगा नहीं। लवण समुद्र का जो सूर्य है वो तो चलता ही अंदर से है, वो तो चलता, उसकी गलियां जो है वो भी 510 योजन की है, किंतु 50,000 योजन के आगे पीछे के वहां पर 500 योजन हो जाएंगे। यहां पर देखेंगे तो 180 योजन इसके तो जमीन के अंदर है, जमीन के साइड में है, और पानी की साइड में 330 योजन है। तो 330 योजन जाएगा तो पानी कितना ऊपर आएगा, ज्यादा से ज्यादा 35 योजन आ जाएगा, 35 योजन आ जाएगा। और ये चल रहा है ऊपर 800 योजन के ऊपर चल रहा है। इसलिए जम्बू द्वीप का सूर्य जो है, कोई भी जम्बू द्वीप का सूर्य पानी को स्पर्श नहीं करेगा, लवण, वो तो काफी ऊपर से चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। तो अब फिर से मैं वो चित्र दिखा रहा हूं आप लोगों को। तो ये आभ्यंतर गली लेकर के बाह्य गली तक 510 योजन के आसपास का, ये जो मैं मोटा, मैं बहुत सूक्ष्मता में नहीं जा रहा हूं आपके यहाँ पर, क्योंकि आगम में किसी ने अभी मैसेज डाला है कि भैया इतना इतना आता, इतने बटा इतना, अब भाई मालूम है, ठीक है कोई बात नहीं है, बट ये सूक्ष्मता में बहुत, अगर मैं 48/61 48/61 बोलूंगा किसी के दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। मोटा मोटी में 510 योजन पकड़ना, ठीक है। हाँ, अब मान लो एक दीदी इतना सूक्ष्मता में क्यों जा रही है, ये मेरे पास 2 गोल है, ठीक है ना, ये 2 गोल है, इसके ढक्कन गोल दिख रहे कि नहीं दिख रहे, हाँ दिख रहे। तो अगर मान लो इसका जो बाह्य किनारा है ढक्कन का और इसका बाह्य किनारा ढक्कन का है, इसके बीच में अगर हम अंतर निकालेंगे तो उसमें से एक ढक्कन का डायमेंशन कम करना पड़ेगा, गणित है ना। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो ये 510 योजन जो आपको बताए जा रहे हैं, वो 510 योजन में सूर्य 184 गलियां बना रहा है। कितना बना रहा है, 184 गलियां 510 योजन में बना रहा है। किस तरीके से बना रहा है, तो इसको दिखाने के लिए अगला जो चित्र है वो महत्वपूर्ण है। देखो, गली क्रमांक 1 दिखाई दी और गली क्रमांक 2 नीचे लाल कलर से दिखाया है। तो गली क्रमांक 1 और गली क्रमांक 2 तो ऊपर सूर्य का बिंब है। गली क्रमांक 2 को पूरा जो हमने भरा हुआ है, जो उसकी जो मोटाई बनाई गई है वो भी सूर्य के बिंब की है, और बीच में अंतर कितना है, 2-2 योजन का है। बीच में अंतर कितना है, 2-2 योजन का बना हुआ है। तो इस प्रकार से इसको समझ लेना। ये 2-2 आचार्य भगवान लिखते हैं कि मंडलाकार अंतर 200 योजन, 2-2 योजन का है, और उदयांतर अंतर कितना है, 2 प्रकार के अंतर की चर्चा करते हैं। ये 200 योजन से भी ज्यादा माना गया है उदयांतर। इसका मतलब क्या हो गया कि एक गली से दूसरे गली में, क्योंकि एक परिधि को, एक मंडल को पूर्ण कर लिया, एक सर्कल को पूर्ण कर दिया, अब उसको दूसरी गली में जाना है। तो एक गली से दूसरी गली में जो सूर्य जाता है, और जब जहां पर दूसरी गली में प्रवेश करता है, वो उस गली का उदय स्थान माना जाता है, उस गली का उदय स्थान माना जाता है। तो ये उदय स्थान जो है ये बदलते जाते हैं, ये उदय स्थान जो है ये बदलते जाते हैं। तो इन उदय स्थानों की अपेक्षा से ये 210 के आसपास सिद्धांत सार ग्रंथ में आया है, 200 के ऊपर ही कुछ योजन वहां पर बताया गया है, ठीक है। तो ये उदय स्थान जो है ये बदलते बदलते रहते हैं, मतलब एक ही जगह पर, जैसे ये पूरा का पूरा 360 डिग्री पूर्ण कर दिया, फिर 2 योजन चला गया, फिर अगला सर्कल बना लिया, फिर 2 योजन चला गया, फिर अगला सर्कल बना दिया, इस प्रकार से नहीं होता है। तो गली में जो प्रवेश करना है, अगली अगली गली में प्रवेश करना है, वो स्थान बदलते रहते हैं, इस प्रकार से समझ लेना, ठीक है। तो 184 गलियां जब जाती है, तो अब आपको चित्र में दिख रहा है, देखिए लाल 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 लाइन दिखाई है उसके ऊपर से, बीच में दिख रही है क्या,
अंदर में अभ्यंतर गली, सबसे बाहर की बाह्य गली, और इसके बीच में एक एक लाल लाल लाइन दिखाई है, वो 2-2 योजन के अंतराल में है। कितना है? 2-2 योजन के अंतराल में दिखाई गई है। इस प्रकार से 184 गलियां सूर्य की मानी गई है। तो सबसे अभ्यंतर गली में जब रहेगा सूर्य, तब हमारे पास गर्मी होगी कि ठंड होगी? आर्यखंड के ऊपर ही तो रहेगा ना, आर्यखंड के, क्योंकि जम्बू द्वीप के अंदर से जा रहा है, मतलब वहां पर नीचे कौन है? दक्षिण में भरत क्षेत्र का आर्यखंड है, आप और हम हैं। तो हमारे नजदीक में सबसे रहेगा सूर्य, तो गर्मी लगेगी कि ठंड लगेगी? गर्मी लगेगी, है ना। तो अभ्यंतर गली में जब सूर्य रहता है तब हमारे यहाँ गर्मी रहती है, और जैसे जैसे सूर्य बाह्य गली की तरफ जाता है तब तब हमारे यहां से ठंड बढ़ती जाएगी, गर्मी कम होगी। ठीक है। और जब ये दूर से, जब बाहर की गली से जब अंदर की तरफ आएगा, तब जब वो सबसे बाहर की गली में रहेगा तब हमारे यहाँ ठंड होगी, हमारे यहाँ ठंड होगी, है ना। और जब अंदर आएगा तो गर्मी बढ़ती जाएगी। मतलब मकर संक्रांति के दिन, 14 जनवरी जो बताया जाता है, मकर संक्रांति के दिन सूर्य का विमान सबसे बाहर वाली गली में होगा और वहां से अंदर आने की शुरुआत करेगा। तभी तो हमारे यहाँ ठंड रहती है जनवरी में। ठंड होती है कि नहीं होती है? बहुत होती है ना। और जब अभ्यंतर गली में होता है, कर्क राशि में जब होता है, तब हमारे यहाँ पर जुलाई के महीने में देखा जाए तो, जुलाई के महीने में हमारे यहाँ पर गर्मी होती है। इस प्रकार से समझ लेना। ठीक है। महाराष्ट्र कर्नाटक वाले के बोलेंगे भैया गर्मी नहीं, हमारे यहाँ पर बारिश होती है, वो छोड़ देना। ठीक है ना। किंतु ठंड और गर्मी के हिसाब से समझ लेना इसको। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हाँ, अब ये ज्योतिषवासी, ये जो विमान है, इनको जो ढोने वाले जो देव है, वाहक देव है, इन्हें क्या कहा जाता है? ये अभियोग्य जाति के देव रहते, सब लोगों को मालूम है। तो इन ढाई द्वीप के अंदर इन विमानों का स्वभाव क्या है? गमन करने का स्वभाव है। और ये गमन क्यों होता है? तो उनके अभियोग्य जाति के जो देव है वो निरंतर उसको ढोते रहते हैं। अब ये चारों दिशा में लगे रहते हैं, क्योंकि अगर हमें वर्तुलाकार जाना है, मंडलाकार अगर गमन करना है, तो चारों दिशाओं से जिस जिस दिशा में 2-2 दिशाएं रहेगी, उन 2-2 दिशाओं को जब खींचेंगे और 2 दिशा से ढकेलेंगे, तो 4 में से 2 दिशाएं खींचेगी, 2 दिशाएं ढकेलेगी। ठीक है। इस प्रकार से वो विमान चलेंगे। तो चारों दिशाओं में देव रहते हैं। तो सूर्य और चंद्र, इसके इनके विमानों में, सूर्य का विमान हो या चंद्र का विमान हो, इनमें एक दिशा में, पूर्व की दिशा में 4000 देव अभियोग्य जाति के सिंह का आकार बनाते हैं। दक्षिण में 4000 देव हाथी का आकार बनाते हैं। पश्चिम में 4000 देव बैल का आकार बनाते हैं। और उत्तर में 4000 देव घोड़े का आकार बनाते हैं। मतलब सूर्य का विमान कितने देव ढोते हैं? 16000 देव ढोते रहते हैं। चंद्र का विमान भी इसी प्रकार 16000 जो देव है वो ढोते रहते हैं। अरे एक बग्गी को एक घोड़ा लगा करके उस पर अगर विक्टोरिया रानी बैठती है, या फिर लगाओ 2-4 भी अगर लगाती होगी घोड़े आगे, और वो विक्टोरिया रानी बैठती है घोड़े की बग्गी में, तो इतना बड़ा सम्मान माना जाता है। यहाँ पर सूर्य का विमान, चंद्र का विमान, 16 हजार अभियोग्य जाति के देव उसको ढो रहे हैं, है कि नहीं है? देखो, भुवनेत्रिक में गए हैं, फिर भी इस प्रकार की चीजें वहां हो रही है। अब कहते हैं ग्रह जो है, ग्रह का जो विमान रहता है, मतलब बुध है, शनि है, राहु है, केतु है, इन सब के, इनके प्रत्येक दिशा में 2-2 हजार विमान, सूर्य और चंद्र के कम है। देखो, ज्यादा अगर रहेंगे और कम रहेंगे, इसमें एक फर्क तो हो सकता है। क्या हो सकता है? उनकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। पर सूर्य की स्पीड और चंद्र की स्पीड इसके बावजूद अलग अलग है। 16,000 देव सूर्य का भी विमान खींच रहे हैं और चंद्र का भी खींच रहे हैं, किंतु दोनों की गतियां बिल्कुल अलग अलग है। ग्रह की 8,000 देव कुल है, 2-2 हजार एक एक दिशा में। नक्षत्र के लिए 4,000 कुल देव है, एक एक दिशा में 1-1 हजार देव खींचते हैं। और तारा के विमान को 500-500 हर दिशा में, अर्थात कुल 2,000 देव तारा का विमान खींचते हैं। अब गमन में
स्पीड की अपेक्षा से देखेंगे, गति की अपेक्षा से देखेंगे, चंद्रमा सबसे मंद है। सबसे मंद गति से कौन चलता है? चंद्रमा। उससे सूर्य जो है चंद्र की अपेक्षा शीघ्रता से चलता है। सूर्य से शीघ्रता ग्रह चलते हैं, ग्रहों से भी शीघ्र नक्षत्र चलते हैं, और नक्षत्र से भी शीघ्रता तारा चलते हैं। सबके जिसके कम है देव वो फास्ट चलते हैं, और जिनके ज्यादा है वो कम चलते हैं। जो कम, इस प्रकार से समझ लेना, ठीक है। तो चंद्रमा से सूर्य फास्ट है, सूर्य से ग्रह फास्ट है, ग्रह से नक्षत्र फास्ट है, और नक्षत्र से तारा फास्ट है। इसके विमान गतिमान है। और अगर देवों की संख्या देखेंगे तो इसी क्रम में घटती 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 आदि 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 होकर के आती है। तो जहां पर देव कम है वहां पर की गतियां ज्यादा है, इस प्रकार से बता रहे हैं। पंकज जी, हाँ जर्सी। अभी आप 4 4 4 4 16,000 जो अश्व, हाथी वगैरह जो बताया, ये खींचते हैं विमानों को, तो क्या ये विमान पृथ्वी का ही होने के कारण उसका वेट, वजन ज्यादा है, इसलिए इन देवों को ये खींचना, ढोना इत्यादि करना पड़ता है क्या? तो पृथ्वी का ही खोना और खींचना, अब ये यहाँ पर व्यवस्था नियोग बनी हुई है। अब अगर ये पृथ्वी का ही नहीं होते, अगर और पुद्गल ही होते और कोई दूसरे पुद्गल के होते, तो भी इनके गमन के लिए इनको ढोना, क्योंकि गमन जो है वो किसी ना किसी तो व्यवस्था के साथ ही तो इनका गमन होगा। तो यहाँ पर ये व्यवस्था अनादि निधन बनी हुई है कि जिससे ये देव उनको ढो रहे हैं। नहीं, ये बात है, जैसे सूर्य विमान के लिए, चंद्र विमान के लिए, तारा नक्षत्र आदियों को संख्या बल कम बेसी बताया, 1000 भी बताया, 2000 भी बताया, तो इसका मतलब हॉर्स पावर के अनुसार अपन देखें ना, तो जिसमें ज्यादा वेट है उसको जो क्या है, ज्यादा इंजन की और इंजन के पावर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यहाँ भी गणित लगाना क्या? अब पता नहीं इस प्रकार से तर्क लगा सकते कि नहीं महाराज, क्योंकि एक दो चीजें तो हो सकती है। देखिए, एक वजन भी हो सकता है अगर खींचने की अपेक्षा से कहेंगे तो, और दूसरी बात ये लगानी पड़ेगी, अगर मान लो कहीं पर 10, क्योंकि स्पीड का वर्णन चल रहा है, ये गति का वर्णन चल रहा है, बल का वर्णन नहीं है, यहाँ पर गति का वर्णन चल रहा है। अगर कई जगह पर किसी चीज को 10 हाथी खींच रहे हैं और किसी चीज को 10 घोड़े खींच रहे हैं, तो भी उस खींचने वाले के ऊपर भी उसकी गति कम ज्यादा हो सकती है। अब यहां पर चारों दिशा में जो जिस प्रकार के अगर आकार भी भले तिर्यंचों के लिए हो, किंतु खींच तो कौन रहे हैं? अंदर, उसके अंदर, उस शरीर के अंदर है तो कौन? वो तो देव है। वो अभियोग्य जाति के, उन्हीं के ज्योतिषवासी देव ही, उनके अपनी अपनी जाति के, अपने अपने निकाय के ही तो देव है। तो सभी देव है, उस आकार की अपेक्षा से हमें उसमें नहीं देखना है, किंतु उनका उनका स्पीड जो है, ये गमन का जो स्पीड है, ये सब स्पीड और ये सारी व्यवस्था अनादि निधन है। इसमें तर्क किस प्रकार से लगाया जाएगा, इस पे ऊपर कुछ कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये मतलब किसी का बिंब बड़ा है, किसी का बिंब छोटा है, तो इसलिए जल्दी खींच रहे हैं। तारा का बिंब सबसे छोटा होता है इसलिए वो खींचना आसान है। इस प्रकार के कमेंट करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है महाराज जी, क्योंकि ये किस आधार पर इस प्रकार का वर्णन करेंगे हम, क्योंकि देव के अंदर तो शक्ति कितनी सारी, बहुत सारी शक्तियां हैं। तो इस प्रकार से इसको तर्क से कैसे लेंगे ये नहीं कह सकते हैं। कुछ प्रश्न आ रहा है, पारस जी बोलिए। भैया जी, ऐसा नहीं है क्या कि हम तो मतलब विमान तो अपने स्वयं अपनी गति से घूम रहे हैं, ये देव जो है उनको खाली उनको ढोना पड़ता है, अभियोग जाति ये नियोग ही माना जाता है, ये नियोग ही है। इन सब चीजों को नियोग या अनादि व्यवस्था ही मानी गई है। इस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है। अब ये इनके साथ ढोए जाते हैं, ये बात तो आगम में लिखी है कि ये इनको ढोते हैं। इस प्रकार खाली खाली इनका मतलब काम है ढोना। बट ऐसी सिर्फ इतना ही बोल करके नहीं होगी कि वो वहां पर खड़े हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते, है ना। क्योंकि देखो, जैसे मान लीजिए कि कोई सौदरमिंद्र महाराज को ऐरावत हाथी पर बैठ करके नंदीश्वर द्वीप जाना है, तो ऐरावत हाथी तो बन गया, किंतु ऐरावत हाथी जब तक गमन नहीं करेगा तब तक सौदरमिंद्र महाराज गमन करके वहां कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि क्षेत्र से क्षेत्रांतर जब होना है, उसी को तो यहाँ पर गति या गमन कहा गया है। तो गमन की क्रिया होने के लिए क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना ही पड़ेगा, और उसके लिए कुछ ना कुछ तो बलपूर्वक क्रिया की जाएगी। बिना बल के कैसे होगा? भले वो रिद्धि का बल हो, भले वो किसी भी चीज का बल हो, किंतु बलपूर्वक क्रिया हो जाएगी, है ना। मतलब विमान
विमान इनके कारण से चलते हैं, विमान की अपनी गति नहीं है। इस प्रकार से कहा गया है कि ये विमान गतिमान है और इनको गतिमान, इनकी गति जो है ये मुख्यतः से इन वाहनों की अपेक्षा से है। अब कितनी गति होनी चाहिए ये निर्धारित है। और एक बात समझ लेना, सूर्य की गति में फर्क होता है। हाँ, इस बात को भी अच्छी तरीके से सब लोग समझ लेना। आगे ये आएगा प्रकरण कि जब उत्तरायण का स्पीड और दक्षिणायन का स्पीड जो है वो समान नहीं है। मतलब अंदर की गली से बाहर की गली में जाते वक्त और बाहर से गली से अंदर की गली के आते वक्त सूर्य की स्पीड सेम नहीं होती है। ये बात को हमें समझना है, ठीक है। जैसे कहा गया है कि चंद्र और सूर्य बाहर निकलते वक्त, मतलब जब बाह्य गति की तरफ आते हैं तब वो शीघ्रता से गमन करते हैं, और जब बाहर से जब अंदर की तरफ आते हैं तो वो मंद गति से आते हैं, तुलनात्मक। इस प्रकार, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो क्योंकि गलियां 101 से 184 में जाना है और आते हुए 183 में ही आना है, तो असमान गलियां है। एक आयन में अलग गलियों की संख्या है, दूसरे आयन में अलग गलियों की संख्या है, तो अगर एक समान स्पीड से चलेंगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये इसका कारण भी आगम में त्रिलोक सार में वगैरह दिया गया है कि दोनों की गति में फर्क होता है, ठीक है। चलिए, प्रश्नों को लेने से पहले कुछ समय बचा है, बट ये एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा वर्णन बचा है, उतना कंप्लीट कर लूं। आहार, उच्छ्वास, उत्सेद अर्थात अवगाहना, अवधि ज्ञान, इनकी शक्ति या एक समय में जीवों की उत्पत्ति और मरण, आयु के बंध के भाव, किस प्रकार की इनकी आयु बंधती है, सम्यक दर्शन के विविध कारण और गुणस्थान की जो चर्चा है, इनका वर्णन ज्योतिषवासियों में भवनवासी के समान करना चाहिए। मतलब ज्योतिषवासियों का अवधि ज्ञान आदि जो चीजें हैं ये भवनवासियों के समान है, ये यहां पर कह रहे हैं। विशेष सिर्फ इतना है कि ज्योतिषियों की ऊंचाई 7 धनुष प्रमाण है और अवधि ज्ञान का विषय भवनवासियों से असंख्यात गुना है। तो ज्योतिषवासी अवधि ज्ञान में बाकियों से भी आगे है, भवनवासी से भी आगे है, और ऊंचाई मात्र उनकी 7 धनुष प्रमाण है। चंद्रमा और सूर्य, इनकी प्रत्येक 12-12 हजार किरणें हैं। चंद्रमा की किरणें शीतल है, सूर्य की तीक्ष्ण है अर्थात गर्म है। शुक्र की 2500 किरणें हैं जो उज्जवल है, और शेष ज्योतिषियों की मंद प्रकाश से संयुक्त है। प्रत्येक चंद्र के परिवार में एक सूर्य होता है, 88 ग्रह होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र 27 में 28 होते हैं। और यहां पर जब 28 की चर्चा आई तो हमने एक बार जिनको ज्योतिष समझता उनको भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि ज्योतिष शास्त्र में भी 28 नक्षत्र ही माने गए हैं। 27 का वर्णन आता है, 27 के वर्णन से जो चीज नहीं होती है वो अभिजात नक्षत्र के साथ में 28वें नक्षत्र के साथ में बताई जाती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र भी 28 नक्षत्र ही मानता है, आगम में 28 ही बताया है। तो प्रत्येक चंद्र के परिवार में एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं। ग्रह कितने हैं? 28 है। तो इसीलिए इन चीजों को जब आधुनिक विज्ञान के साथ में लगाते हैं तो बड़े धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ में इसको लगाना चाहिए, क्योंकि हम अपने यहां पर एक सूर्य का मंडल, एक सूर्य में हम जिसको सूर्य, आधुनिक विज्ञान जिसको सूर्य कह रहा है, उसका तो सिर्फ 9 ग्रहों का परिवार है, और हर एक के अपने अपने कितने सारे चंद्र माने गए हैं। और आगम में उल्टा है, आगम में एक चंद्र के साथ 88 ग्रह है, एक चंद्र के साथ एक सूर्य और 88 ग्रह माने गए हैं। तो इसका अर्थ है कि ये अलग व्यवस्था है, कुछ अलग तरीके से अपेक्षा से ये वर्णन है, और आधुनिक विज्ञान का वर्णन अलग है। दोनों का डायरेक्ट मेल नहीं बिठा सकते हैं, ये हमको इससे समझना चाहिए। दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग अपेक्षा से बताई गई है। इन सूर्य की आदि जो अग्रदेवियां होती है और चंद्र की अग्रदेवियां होती है, इनके भी नाम आते हैं, चंद्रभा, प्रभंकरा, सुसीमा और अर्चिमालिनी। ये चंद्र की अग्रदेवियों के 4 नाम है। और द्वितीय श्रुति, प्रभंकरा, मतलब द्वितीय श्रुति पहला, प्रभंकरा, सूर्य प्रभा और अर्चिमालिनी, ये सूर्य की अग्रदेवियां होती है। प्रत्येक पट्ट देवी की 4000 परिवार देवियां होती है। ग्रह और नक्षत्र देवों की प्रत्येक 32 देवियां होती है। एक देव को 32 देवियां होती है। इनके विमानलय में जिनालय और जिनालयों में हेम रत्नमयी जिन प्रतिमाएं होती है। हेम का अर्थ यहां पर सुवर्ण,
सुवर्ण और रत्नों से बनी हुई जिन प्रतिमाएं इनके अकृत्रिम चैत्यालय में होती है और जिनकी संख्या असंख्यात होती है। इन देवों की उत्कृष्ट स्थिति, ज्योतिषियों की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पल्य है और जघन्य स्थिति पल्य के 8वें भाग प्रमाण है। इसका अर्थ यह हो गया कि ज्योतिषवासी में अगर कोई जन्म लेता है तो पल्य के 8वें भाग प्रमाण तो आयु मिलेगी ही मिलेगी। ये ज्योतिषी लोग कहां तक फैले हैं? ऊपर और नीचे तो बता दिया, चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर, ज्यादा से ज्यादा 900 योजन मतलब 110 योजन के पट्टे में रहते हैं, किंतु कहां तक फैले हैं? दाएं बाएं आगे पीछे, ये समतल में कहां तक, मध्यलोक में कहां तक फैले हैं? आचार्य भगवान कहते हैं कि ये पूर्व और पश्चिम दिशा में घनोदधि वात वलय को छूते हैं। 3 वात वलय होते हैं ना, तो मध्यलोक के बाजू में भी तो 3 वात वलय है दोनों साइड में, तो पूर्व और पश्चिम दिशा में घनोदधि वात वलय को छूते हैं और उत्तर और दक्षिण में किसी भी वात वलय को नहीं छूते हैं, वहां तक ही रहते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा वर्णन जो है, ये इतना सारा अलग अलग प्रकार का वर्णन ज्योतिष शास्त्र का, और भी बहुत सारा वर्णन है, नगरों की रचना आदि जो बताई गई है, ये बहुत भवनवासियों की तरह ही बताई गई है और इसका और विस्तृत वर्णन जो है त्रिलोकसार त्रिलोकपन्नति से पढ़ना चाहिए। ये वैसे गोमटसार का विषय नहीं है, किंतु इस अपेक्षा से कुछ न कुछ तो हमारी रिवीजन, कुछ तो हमें देवगति के बारे में समझना चाहिए, इसलिए ये वर्णन हुआ। यहाँ पर ज्योतिषवासी देवों का वर्णन संपन्न होता है। आपका एक प्रश्न हाथ ऊपर है सुनीता दीदी, आपका बस एक प्रश्न ले रहा हूं मैं और आज के स्वाध्याय को संपन्न करेंगे। वंदना भैया जी। हाँ जी। ये ज्योतिषवासी देव और अभियोग्य जाति के देव तो भवनवासी है, तो फिर इन ज्योतिषवासी का देवों का विमान अभियोग्य जाति यानी भवनवासी वाले देव किसते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले हमने जब पदों की चर्चा करी थी तो हमने भवनवासी के 10 पद माने गए हैं, तो भवनवासी के हर एक जाति में 10 जातियां है, तो प्रत्येक जाति में ये 10-10 पद है। असुर कुमार में भी अपने असुर कुमार के अपने अभियोग्य जाति के देव है, नाग कुमार के अपने अभियोग्य जाति के देव है, और वैसे ही व्यंतरों में किन्नर के अपने हैं, किम पुरुष के अपने हैं, गंधर्व के अपने हैं, गरुड़ के, मतलब अपने अपने हैं। वैसे ही ज्योतिषवासियों में भी है, तो सूर्य के अपने हैं, चंद्रमा के अपने हैं, ग्रहों के अपने हैं, नक्षत्र के अपने हैं। सूर्य के अभियोग्य जाति के देव नक्षत्र का विमान नहीं ढोएंगे, तो अपनी अपनी जाति में अपने अपने अभियोग्य जाति पदधारी देव होते हैं। ठीक है, एक है जाति, दूसरा है पद। और दूसरा प्रश्न ये है भैया हम्म, कि लवन समुद्र की जो बताया एरिया, इधर 95,000 बना है, इधर 90,000, जो गहरा बताया ना आपने 1,000 बताया, मैं सही वो गलत वो नहीं मालूम मुझे, पर वो 95 तो 10,000 चाहिए वहां 1,000 की जगह। हाँ 10,000 होना चाहिए, 1,000 नहीं 10,000 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि 2 लाख में से बिल्कुल आपका सही है, 5,000 मतलब 10,000 होना चाहिए। अगर बोलते हो तो अगर 1,000 चला गया हो तो क्षमा करें, उसको 10,000 सही है, पीडीएफ में भी 1,000 ही है भैया, तो उसको सही करना पड़ेगा। 1,000 के अगर लिखा हुआ है तो उसको 10,000 करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कर लेते हैं हम, बिल्कुल ठीक है। चलिए, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।